पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं देख लेते हैं। देखिए ये स्लाइड मेरे बारे में। अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक चयन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होता आया है। अगस्त एक्सटेंशन ऑफर आ गया जहां 12 महीने के साथ 3 महीने, 18 और 24 महीनों के साथ 6 महीने, 36 महीनों के साथ 9 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री दिया जा रहा है। और अपकमिंग बैचेस हैं, 1 साल के बैचेस, आरंभ बैच जो बाइलिंगुअल है और प्रतिज्ञा बैच है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये जो ऑफर्स हैं वो 5 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे। और अगर आप और ज़्यादा इसमें सुविधा चाहते हैं तो आप KK Live 31 कोड का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी और ज़्यादा बेनिफिट के लिए। आरंभ बैच IAS 2024 के लिए ये 3 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसमें एडमिशन के लिए आप KK Live 31 कोड का यूज़ जरूर करें। फाउंडेशन बैच है IAS 2025 के लिए है और ये 31 जुलाई 2023 से ही एक्चुअली शुरू हो चुका है और इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं KK Live 31 कोड के साथ। प्रतिज्ञा बैच है, ये मुखर्जी नगर से लाइव है और ये 10 अगस्त से लाइव होगा। इसमें भी आप एडमिशन के लिए KK Live 31 कोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी फाइनेंशियल बैरियर की वजह से अगर लगता है कि आपकी प्रिपरेशन रुक रही है तो अनअकैडमी आपको 0% EMI से शुरू करके सब्सक्रिप्शन लेने का या तैयारी करने का मौका दे रही है। अल्ट्रा कॉमेट लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है जो 6 अगस्त को है 11 बजे। इसमें 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में आपको करना होगा, तो आप चाहें तो इसके लिए अभी से एनरोलमेंट कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो आउट हो चुकी है हिंदी माध्यम में भी, तो आप इसको भी सिंपली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये जो है आपकी, अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। देखिए, प्रत्येक रविवार को हम एक स्पेशल अंक के साथ हम लोग आपस में रूबरू होते हैं और इस स्पेशल अंक का नाम भी रूबरू है। तो पिछले कई हफ्तों से हमने कई सारे टॉपिक्स पे आपस में बातचीत की। जैसे हमने समान नागरिक संहिता के बारे में समझा था, हमने बाढ़ और उसके प्रबंधन के बारे में समझा था। तो ऐसे ही कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में ना केवल प्री से बल्कि मेन से, इंटरव्यू से, हर तरह से वहाँ पे सवाल बन सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये वे मुद्दे होते हैं जिनकी समझ भी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी हमारे लिए ज़रूरी है। सो आज के रूप में एक स्पेशल टॉपिक जिस पे हम और आप चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। तो यहाँ पे जरा समझने वाली बात देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? जनरली जब भी हम आधारभूत संरचनाओं की बात करते हैं तो आप देखते होंगे रोड, रेलवेज, है ना, रेलवेज, वाटरवेज, है ना, इसके अलावा रेलवेज, इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन इसके पहले जरा शब्द देखिएगा, इसमें लिखा है बुनियादी ढांचा पर कौन सा? डिजिटल। डिजिटल का मतलब है विच यू कैन फील, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है आई यानी इंटरनेट से जुड़े हुए ढांचों की। इंटरनेट से जुड़े हुए कौन सा ऐसा ढांचा है, सार्वजनिक ढांचा जिसको हम कहेंगे, यानी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। पब्लिक इन द सेंस यहाँ पे सरकार का कुछ ना कुछ भागीदारी हो रही है। तो क्या होता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या कहें डिजिटल, भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। इसके बारे में आज के रूबरू में हम और आप चर्चा करने वाले हैं। अब इसमें ये भी समझने वाली बात है कि जिस इंडिया की हम और आप बात कर रहे हैं इसमें आपको पता है कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। डिजिटल डिवाइड कहने का मतलब ये है कि डिजिटल चीज़ों को लेकर अभी उस लेवल पे हर किसी व्यक्ति की डिजिटल रूप से पहुंच नहीं है, यानी डिजिटल में गैप बहुत ज़्यादा है। किसी के पास स्मार्टफोन की कितने सारे लोग हैं जिनके पास एक्सेस ही नहीं है। तो कैसे बना ये आधारभूत ढांचा? आधार मतलब जिसके ऊपर और सारी चीज़ें बेस हो सकें, है ना, और सारी चीज़ें आधारित हो सकें। तो कैसे ये आधारभूत है, क्यों आधारभूत है, और इंडिया ने इसमें किस तरीके से प्रगति की, इसमें कितनी प्रगति होनी बाकी है। IMF ने भी भारत की प्रशंसा की, क्यों की, क्या क्या उसके पीछे रीजंस थे। तो A to Z जितनी भी चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं उसकी चर्चा हम और आप आज की क्लास में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डिजिटल पब्लिक गुड्स की, कि ये गुड्स होते क्या हैं। गुड्स मतलब वस्तु, अगर कहें तो यहाँ पे वस्तु, कौन सी वस्तु से बात हो रही है? तो सार्वजनिक वस्तु से बात हो रही है। लेकिन सार्वजनिक वस्तु यानी पब्लिक गुड्स के साथ एक शब्द और देखिए, उसमें लिखा है डिजिटल, यानी एक ऐसी चीज़ों की बात हो रही है। ये कैसा वस्तु है? देखिए इसमें लिखा है डिजिटल पब्लिक गुड्स।
तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल पब्लिक गुड्स क्या होते हैं. व्हाट इज डिजिटल पब्लिक गुड्स? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल पब्लिक गुड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिजिटल पब्लिक गुड. डिजिटल पब्लिक गुड दरअसल क्या होता है? देखिए, डिजिटल पब्लिक गुड्स डिजिटल रास्ते हैं जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और समग्र रूप से समाज को लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पब्लिक गुड है. यानी पब्लिक गुड है यानी वो चीज़ें जो सार्वजनिक सबके हित के लिए आवश्यक होंगी, सारी ऐसी सेवाएं जो सबके लिए ज़रूरी हैं और समग्र रूप से मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से सब तक उसकी जो है पहुंच हो जाए. कैसी पहुंच? समग्र पहुंच, सब तक पहुंच हो जाए. किन चीज़ों की? जो सार्वजनिक रूप से जरूरी है, समाज को लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पर वो सारी चीज़ें, वो तो भाई पानी भी भूमिका निभाता है, बिजली भी निभाता है, लेकिन ये सारी की सारी जो गुड्स होंगी वो कैसे होंगी? डिजिटल फॉर्मेट में. यानी डिजिटल फॉर्मेट के ऐसे वस्तु जो सबके हित के लिए आवश्यक हैं और समग्र रूप से सबको प्रदान किए जाएंगे, वो सारे गुड्स आपके डिजिटल गुड्स कहे जाएंगे. फिर देखिए इसमें और ये डिजिटल पब्लिक गुड्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाए गए हैं जिसमें खुले और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो उपयोग और विकास के लिए सुलभ हैं. यहाँ जरा आप दो शब्दों पे फोकस करें. ये जो गुड्स है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाए गए हैं, ये इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं. अब ये दोनों का मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, तो ये सब कैसे गुड्स हैं? ये सब क्या चीज़ है? ये आप कहेंगे सार्वजनिक सेवाएं हैं. सार्वजनिक सेवाएं सरकार आपको मुहैया करा रही है, तो इसका मतलब ये सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. आप सपोज करो कि सपोज करिए मुझे कोई लेट से अमेजोन से शॉपिंग करनी है या आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी है. ठीक है, ये हो सकता है एक तरीका. एक माने अमेजोन से शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग करने के बाद आई विल हैव टू पे, है ना, मुझे पैसे भी तो देने पड़ेंगे शॉपिंग करने के बाद. तो शॉपिंग करने के बाद अगर मुझे पैसे देने हुए तो मैं पैसे कैसे दूं? तो एक तरीका ये है कि आप कैश में दे दीजिए, कोई आएगा आप उसको कैश में पकड़ा दीजिए. पर वो डिजिटल तो नहीं हुआ. डिजिटल कब होगा? कि जब आपने उसको पैसा भी डिजिटल मोड में दिया. अब पैसा कहाँ है? पैसा है आपके बैंक में. बैंक से कोई संस्था ऐसी होनी चाहिए जो बैंक और आपके अमेजोन के बीच में क्या करे? सेतु का काम करे, जो बैंक और अमेजोन के बीच में सेतु बन जाए. तो ऐसी जो भी चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए लेट से पेटीएम है, तो पेटीएम बैंक से पैसा ले अमेजोन को दे दे. सेम वे जब मैं फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करूं तो फिर से पेटीएम क्या करे? बैंक से पैसा ले फ्लिपकार्ट को दे दे. हो सकता है फ्लिपकार्ट मुझे मेरा पैसा वापस कर दे, तो वो पेटीएम को दे, पेटीएम उसको बैंक को वापस कर दे. यानी ऐसा एक माध्यम जो इंटरऑपरेबल हो. इंटरऑपरेबल का मतलब जो हर ऑपरेशन करने वाली जगह, ऑपरेशन मतलब कार्य परफॉर्म करने वाली जगह से समान रूप से अपनी कनेक्टिविटी बना के आपके काम को आसान कर दे. अब चाहे वो कोई भी बैंक हो, मतलब एसबीआई से लेके कोटक महिंद्रा, कोई भी बैंक और किसी भी संस्थान को कोई भी पैसा देना हो, मेरे पास बीच में एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसा माध्यम है जो इंटरऑपरेबिलिटी मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के हर जगह एक्सेसिबिलिटी सुलभ करा दे. इस तरह की चीज़ों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है. इसी को कहते हैं इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म. और ये किस पे आधारित है? आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे. मतलब ऐसे गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो डिजिटली अवेलेबल हों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कैसे हो? इंटरऑपरेबल हो. इस तरह की हर वस्तुओं को हम डिजिटल पब्लिक गुड के कहते हैं. इसको डिजिटल पब्लिक गुड्स कहा जाता है. आई थिंक नाउ आई एम क्लियर टू यू ऑल. फिर देखिए, क्या इंडिया इस क्षेत्र में अग्रणी है? कहा जाता है कि इंडिया इस क्षेत्र में लीड ले रहा है, लीड नेतृत्व कर रहा है. कैसे? देखिए, इस क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते भारत ने आधार, यूपीआई और अकाउंट एग्रीगेटर सहित विभिन्न डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सफलतापूर्वक लागू किया है. देखिए, अगर हम सोचें कैसे इंटरऑपरेबिलिटी जो है मतलब पॉसिबल हो पाती है. इंटरऑपरेबिलिटी तो तब होगी ना जब मेरे पास कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी जो हर चीज़ को एक जगह से लाके जोड़ दे. तो हमने चालू किया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मतलब है आपको कहीं भी कोई भी भुगतान करना है, आपके पास आपकी एक यूपीआई आईडी होगी, उसके थ्रू आप इजीली भुगतान कर सकते हैं. हमने आधार कार्ड से चीज़ें इनेबल कर रखे हैं, तो आप अपना आधार नंबर डाल के बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं.
तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत अग्रणी है, विश्व में अग्रणी है इस मामले में, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम अग्रणी देशों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए, इन पहलों ने डिजिटल परिदृश्य में क्रांति ला दी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय और सामाजिक समावेशन संभव हो पाया। आप देखिए, सबसे मेन जो चीज़ है वो है इसका वित्तीय मतलब नाउ यू नीड नॉट टू विजिट योर बैंक, आप अपने मोबाइल के क्लिक से यूपीआई का यूज़ करके ये जो भी वित्तीय सेवाएं हैं उसको सुलभ करा सकते हो। ना केवल हम, बल्कि हाल ही में जैसे सरकार ने रूपी जारी किया, रुपए नहीं रूपी, आप उसमें क्या है, सपोज करो सरकार आपको क्यूआर कोड दे दे, पैसा देने के बजाय आपको क्यूआर कोड दे दे, आपको कहीं स्कॉलरशिप देनी है, तो जनरली क्या हो जाता है कि पहले स्कॉलरशिप सरकार देती थी, लोग उसको कहीं भी खर्च कर लेते थे। सरकार को आपको स्कॉलरशिप देनी ताकि आपको जो है पढ़ाई अपनी कर सको। अब सरकार आपको 30,000 रुपया ना देके आपको 30,000 का क्यूआर कोड दे दे, आप क्या करें, क्यूआर कोड लेके आप, वो क्यूआर कोड वहीं स्कैन होगा जहां से एजुकेशनल काम हो रहा होगा, तो जहां पे आप वो लेके जाएंगे उतना आपकी स्कॉलरशिप से पैसा कट जाएगा। इसका मतलब जिस मद में सरकार पैसा देना चाहेगी उसी मद में उसका यूज होगा। इसका मतलब जो मेन चीज है वो है वित्तीय और सामाजिक समावेशन, यानी गवर्नमेंट को अगर सब तक लाभ पहुंचाना है तो ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि अब हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अग्रणी देशों में से एक हैं। अगर भारत का डीपीआई इकोसिस्टम, जिसको हम इंडिया स्टैक कहते हैं, इंडिया स्टैक पे आते हैं कि क्या है कि जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई है, भारत में डीपीआई को हम इंडिया स्टैक कहते हैं। इसी इंडिया स्टैक की तारीफ आपके आईएमएफ ने भी की है, भी समझते हैं क्या है। तो भारत का जो डीपीआई है इसको इंडिया स्टैक कहा जाता है। इसमें परस्पर जुड़े हुए स्वतंत्र ब्लॉक शामिल होते हैं जो पहचान, भुगतान, डेटा साझाकरण और सहमति तंत्र के रूप में काम करते हैं। अभी जरा हम समझते हैं इंडिया स्टैक क्या है। तो अभी तक हमने ये समझा कि डिजिटल पब्लिक गुड क्या होता है। डिजिटल पब्लिक गुड समझने के बाद हमने ये समझा कि डिजिटल पब्लिक गुड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बने होते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये इंटर ऑपरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप इसको इंटरचेंजेबली किसी भी ऑपरेशन मीडियम के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये हमने देखा। अब जरा आगे देखते हैं कि इंडिया स्टेक क्या है। ठीक है, होता क्या है कि आप जो आईएमएफ है, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने भी इंडिया स्टैक की तारीफ की है। हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इंडिया स्टैक को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इंडिया स्टैक क्या है जरा समझते हैं। देखिए, ये क्या है, एक एपीआई है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट होता है, पूरा सेट होता है। सेट है तो उसका मतलब बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। सेट क्या है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। तो एक मतलब क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है। इसमें कौन कौन होगा, इसमें होगी सबसे पहले आपकी सरकार, यानी सरकार से जुड़ी हुई जो भी एजेंसी है वो, व्यवसाय, स्टार्टअप, डेवलपर्स को उपस्थिति रहित, कागज रहित और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने की एक अद्वितीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है। मतलब किसी भी एग्जाम्पल को आप लेके समझे तो इंडिया स्टैक ये वो माध्यम है जहाँ पे ना केवल सरकार, व्यवसाय, उद्योग, हर जगत के लोग आके एक ही मीडियम पे जुड़ सकते हैं। जब वो सब लोग एक जगह पे आ जाएंगे, एक ही मीडियम पे आएंगे, तो ये क्या होगा, सब तक सुलभ होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, शेयर एक्सेसिबिलिटी इसकी तक होनी चाहिए। तब क्या होगा, आप एक ही जगह पे जाके इसको अपनी जो भी आपकी सेवाएं हैं उसको अवेल कर सकते हो। तो इंडिया स्टैक क्या है, जहाँ पे हर वर्ग के लोग डिजिटल फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि वो मतलब फिजिकली फॉर्मेट में आएंगे, डिजिटल फॉर्मेट में वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सब लोग दर्ज कराते हैं और सब तक इसको सुलभ करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इसका क्या, इसमें यूज क्या होगा, जनसंख्या पैमाने पर पहचान, डेटा, भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है। जैसे सपोज करो हमें लेट से कि कोई ऑनलाइन भुगतान करना है किसी को भी, जैसे सपोज करो मान लीजिए कि मैंने कोई सामान खरीदा ऑनलाइन जा करके, अब मुझे इसका भुगतान करना है। तो उस भुगतान के दौरान मुझे एक संस्था है जिसको भुगतान करना है, लेट से कि वो संस्था आपकी फ्लिपकार्ट है। तो फ्लिपकार्ट क्या हो जाएगा, एक वेबसाइट जिस तक पैसा पहुंचना है, फिर जिससे मुझे पैसा निकालना है वो आपकी एक संस्था होगी, लेट से कि एसबीआई से मुझे पैसा देना है। अब इस माध्यम में सब लोग आके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए, लेट से वो कॉमन प्लेटफॉर्म कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता था, गूगल पे, पेटीएम, जिन्होंने इस सुविधा को आसान बनाया। इससे क्या हुआ कि बैंक यानी आपकी सरकार
मैं और उद्योग तीनों एक जगह आके जुड़ गए, ठीक है, तीनों एक जगह जुड़े और मेरा पेमेंट कंप्लीट हुआ, मेरा जो है समय बचा। यानी ये सारा कैसे हुआ, पेपरलेस और आपका कागज रहित और कैशलेस जो है हुआ, कहीं पे भी कोई कैश नहीं गया और जो है मुझ तक ये सारी चीज़ें पहुंच गई, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि जो जितनी इतनी बड़ी जनता की भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताएं अपने आप अनलॉक हो गई और सब तक घर बैठे बैठे वो सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। इसी को कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसी में देखिए इंडिया स्टे का दृष्टिकोण किसी एक देश तक सीमित भी नहीं है, इस पे जरूर नोटिस करिएगा। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया तक ही है, ठीक है। इंडिया स्टे का मतलब ये नहीं कि इंडिया में ये जो है सब चल रहा है, इसे किसी भी राष्ट्र में लागू किया जा सकता है, चाहे वो विकसित हो चाहे वो बढ़ता हुआ हो। इस परियोजना की संकल्पना की गई और इसे सबसे पहले भारत में लागू किया गया। क्योंकि इसे सबसे पहले भारत में लागू किया गया है, जो एप्लीकेशन पेमेंट इंटरफेस है जिसमें सारे लोग एक जगह पे आके जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले लागू करने वाला देश ही इंडिया है, इसीलिए इसको इंडिया स्टेक कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जहां अरबों व्यक्तियों व्यवसायों द्वारा इसे तेजी से अपनाने से वित्तीय और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिली, देश को इंटरनेट युग के लिए तैयार किया गया। तो इंडिया स्टैक क्या है, जहाँ पे सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, अरबों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो सब तक सेवाएं पहुँच पाना कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो गया। देखिए ये है इंडिया स्टेक, जहाँ पे आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस भी है, क्यूआर कोड भी है, यूपीआई भी है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये तो। ई केवाईसी भी आप कर सकते हैं। जब से ये सिस्टम शुरू हुआ तो अब आप देखिए आधार कार्ड के थ्रू नो योर कस्टमर यानी ई केवाईसी करना कितना ईजी हो चुका है। इसी को कहते हैं इंडिया स्टेक। जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी पे आपका बेस्ड है। और देखते हैं क्या क्या जो तत्व है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से आवश्यक माने जाने चाहिए, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आवश्यक बनाने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट तत्व हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए पहला है उपयोगकर्ता, जो इसको उपयोग करेगा। उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन मतलब कि पहले तो हमारे जो डीपीआई है उसमें डिज़ाइन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो लोग उपयोग करने वाले हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करें, उनको जो है लाभ पहुंचाए। अगर ये उपयोगकर्ता का ही भला नहीं करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं। देखिए इसका मेन क्या है, उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को समझना, प्राथमिकताओं को देना, प्रौद्योगिकी जोखिम को कम करना और सीमित स्मार्टफोन पहुंच या कम डिजिटल साक्षरता वाले लोगों सहित विभिन्न समूहों को पूरा करना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखिए अभी हमारे पास हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर किसी के पास डिजिटल रूप से साक्षरता नहीं है, लेकिन ज़रूरत सबको है इस तरह की सुविधाओं को अवेल करने की। यानी हमें सुविधाओं को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा, इसको अपना विस्तार इस तरीके से करना होगा कि मैक्सिमम लोगों को लाभ पहुंचा सके, राइट। जैसे सिंपली अगर एसएमएस भेज के भी अपना काम किया जा सके या क्या कॉल करके अपना काम हो सकता है, राइट। तो ज़रूरी ना हो कि आप थ्रू ऐप करें जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। तो यानी पहले तो उपयोगकर्ता केंद्रित डिज़ाइन बनाया जाना इसका प्रमुख तत्व है। फिर देखिए नीति उद्देश्य, इसका क्या है, नियामक ढांचे के भीतर एक प्रमुख नीति उद्देश्य के रूप में समावेशन को शामिल करना, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षित करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी चीज़ें आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जब ये सबके लिए खुला है तो यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आपकी जो गोपनीयता है वो भंग होना, यानी प्राइवेसी का कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो। ऐसा ना हो कि जो है प्राइवेसी वायलेट हो जाए, ठीक है। देखो इस समय जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका डेटा, यानी हर किसी को सूचना चाहिए। सूचना एक इतना बड़ा बाजार हो चुका है कि आपका थोड़ा सा भी अटेंशन मिला कि सामने वाले का फ़ायदा हुआ, राइट। ऐसे में जो चीज़ सबके लिए ओपन है वहाँ पे मेरी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ पर्सनल रूप से रहें वो भी अगर ओपन हो जाएंगी तो यानी कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, यानी राइट टू जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे डेटा सुरक्षा दिया जाए और गोपनीयता जो है सुनिश्चित किया जाए, मतलब मेरी प्राइवेसी इंश्योर होनी चाहिए। अभी आपने जैसे देखा होगा कि कुछ दिनों पहले आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की। जैसे पहले क्या होता था कि फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जो भी आपके कार्ड वगैरह के डिटेल्स होते थे वो सेव रहते थे, राइट। आपको सिर्फ अपना सीवीवी नंबर डालना होता था और आपकी पेमेंट प्रोसीड हो जाती थी। अभी क्या है, हालिया गाइडलाइंस में आपके जो डिटेल्स हैं उसको इरेज कर दिया जाता है। एवरी टाइम वेन एवर यू हैव टू परचेज एनीथिंग, जब भी आप कुछ परचेज करेंगे तो फिर से आपको पूरी डिटेल जीरो से डालनी होगी, उसके बाद स्टार्टिंग से डालनी होगी, उसके बाद ही वो जो है एक्सेप्ट करता है। और देखिए
उपयोग के मामलों का विकास करना, वंचित वर्गों की पहचान करना, मतलब कौन से लोग हैं जिनको इस सेवाओं की जरूरत है, और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोग के मामले विकसित करना। देखिए, जरूरी नहीं है ना कि हर किसी के लिए वही सारी चीजें जरूरी हो जो हमारे लिए जरूरी है। हम में से हर किसी की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। उसमें भी जो डाउन टोडन सेक्शन है वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएगा। तो अगर मुझे उसको भी विकास की धारा से जोड़ना है तो मेरे लिए जरूरी है कि मेरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये जो डाउन टोडन सेक्शन है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करे। फिर देखिए, इसके साथ साथ फीडबैक तंत्र मतलब जब आपने डीपीआई का यूज कर लिया तो आप फीडबैक भी दे सको कि भाई फीडबैक मतलब कि अभी इसमें कितने सुधार की जरूरत है, या आपने इसको कि क्या रैंकिंग दी आपने, इसके बारे में क्या विचार बनाए, ये भी जो है लिया जाना जरूरी है। फिर देखिए, सहभागिता। कोई भी चीज तब तक सफल नहीं होगी जब तक उसमें सहभागिता ना हो। सहभागी मतलब सह मतलब साथ साथ, भागीदारी, सबकी भागीदारी नहीं होगी तो वो योजना सफल नहीं होगी। जैसे भी हमने इंडिया स्टेक में देखा कि भाई सब लोग उसमें भागीदारी कर सकते हैं, जितनी ज्यादा उसकी भागीदारी बढ़ेगी उतना वो जो चीज़ है वो व्यापक होगी। इसलिए जरूरी है सर्व भागीदारी यानी सहभागिता की। देखिए, ऑफलाइन चैनलों, संस्थागत क्षमता निर्माण, विश्वास निर्माण, जागरूकता सृजन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ाव बनाना, कमजोर उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक संवाददाताओं या सामुदायिक नेताओं जैसे विश्वसनीय मानवीय संपर्क बिंदुओं का लाभ उठाना। मतलब जरूरी है टू हैव द कोऑपरेशन सो दैट की कोएग्जिस्टेंस कैन बी मेंटेन्ड। अब ये तो हो गई भाई कि ये इसके आवश्यक तत्व क्या है। तो हमने देखा डिजिटल पब्लिक गुड क्या होता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंडिया स्टेक क्या होता है, और इस इंडिया स्टेक को मजबूत करने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अब जरा समझते हैं भारत के लिए इसके क्या लाभ है। ठीक है, इंडिया जैसे देश के लिए ये जो डीपीआई है वो कितनी लाभान्वित हो सकती है, क्या क्या जो है लाभ ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इससे उठा सकते हैं, जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है समता मूलक डिजिटल अर्थव्यवस्था। समता मूलक डिजिटल अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या है, समावेशी डीपीआई एक अधिक न्याय संगत सुलभ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है जो सभी नागरिकों और संगठनों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें जो वर्ड फोकस करना है वो है सभी। सभी ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन सकती है जो सबके लिए सुलभ होगी और सबके लिए समान रूप से सुलभ होगी। जैसे आपकी हवा है ना, तो ऐसे जो डिजिटल चीजें हैं वो सबके लिए समान रूप से सुलभ होंगी, तो सभी उतना ही डेवलप हो सकते हैं जितना कोई एक विशेष व्यक्ति। यानी एक समता मूलक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, यानी भारत में समावेशी विकास के लिए ये जो अर्थव्यवस्था या ये जो एक मॉडल है, इट कैन बी अ बेस्ट पार्ट कि जो है कहीं ना कहीं ये एक इक्वालिटी बेस्ड जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का काम कर सकता है। इसके साथ देखिए, धन अंतर में कमी। देखिए, कोई हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा धनवान है ना, कोई बिल्कुल पैसे ही नहीं है। कहते हैं ये इंडिया बनाम भारत में बढ़ चुका है। यानी अगर इस तरह की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे दिया जाए जो सब तक समान रूप से सुलभ हो, अब ये तो बात है फिर कौन इसको किस हिसाब से टैप कर पाएगा। तो धन के अंतर को पाटना और कुशल लचीली डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, ये क्या करेगा, सामाजिक विकास को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। फिर देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके डिजिटल समावेशन को बढ़ाएगा। समावेशन का मतलब होता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तो ये जो सुविधा है ये आपके अंतिम व्यक्ति तक पहुंच मतलब जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित कराने में हेल्पफुल हो सकती है। सशक्तिकरण भी होगा। तो समावेशी डीपीआई ये सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर रहने वाले और वंचित समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों की आवश्यक डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हो जाए। यह डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने, व्यक्तियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने, जानकारी तक पहुंचने और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाता है। तो जब सब व्यक्ति तक पहुंच होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि समावेशन अपने आप हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा समावेशन होता है, जितनी ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस बढ़ती हैं, उसी हिसाब से हम हर किसी का सशक्तिकरण होता है। सशक्तिकरण का मतलब जिसको आप एम्पावरमेंट कहते हैं, एम्पावरमेंट का मतलब होता है जहाँ पे चयन की स्वतंत्रता बढ़ जाए, जब मेरे पास विकल्पों का जो है वो आधार बढ़ जाए, मैं एक से ज़्यादा विकल्प जो है चुन सकूँ, इसी को कहते हैं समावेशन या सशक्तिकरण। तो जब वित्तीय समावेशन होगा तो ये कहीं ना कहीं सशक्तिकरण को, एम्पावरमेंट को भी अपने आप बूस्ट करेगा। इसके अलावा देखिए, जो भारत सेवाएं देगा वो सारी सेवाएं होंगी उन्नत सेवा।
समावेशी डीपीआई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन जैसी सार्वजनिक सेवाओं को डिलीवरी में सुधार कर सकते हैं। जैसे एक तो मान लो शिक्षा व्यवस्था है, अब ये डीपीआई के माध्यम से अगर आप तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं सपोज करिए, जैसे गांवों में अक्सर आरोप लगते हैं कि उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स ऐसे वैसे, या मतलब मटेरियल बहुत अच्छा नहीं है। अब इनको क्रॉस चेक किया जाता है, तो कई बार क्रॉस चेक करने में उस दिन सब अच्छा अच्छा फिर खराब। लेकिन जब वो सब डिजिटली फॉर्मेट में रहेगा तो कब किसकी चेकिंग हो जाए, आराम से चेकिंग किया जा सकता है। फिर कई सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं पहुंच पाते, लेकिन स्कूल ऑनलाइन मोड से उनके घर तक पहुंच सकता है। यानी अगर डीपीआई लागू हो जाता है तो जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चीज़ें हैं वो डीपीआई के माध्यम से, जो गुणवत्तापरक सार्वजनिक सेवाएं हैं उन तक पहुंच आसानी से कराई जा सकती है। फिर इसके बाद कई सारी चीज़ें हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से महंगी हो जाती हैं। मतलब शिक्षा, अब शिक्षा के लिए मान लो मुझे स्कूल खोलना पड़े, तो स्कूल खोलना पड़ेगा तो और भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, तब जाके वो स्कूल रन करेगा। लेकिन अगर वो चीज़ डिजिटली फॉर्मेट में होगी तो लागत में कहीं ना कहीं बहुत कमी आएगी। जब लागत में कमी आएगी तो पैसे बचेंगे, और जब पैसे बचेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस तरह की सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करा पाना आसान होगा। देखिए, डीपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन में पारंपरिक तरीकों की तुलना में लेन देन की लागत में कमी होती है। इससे विभिन्न लेन देन की लागत कम होकर व्यवसायों, उपभोक्ताओं और सरकार को लाभ होता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है। यह है डेटा संचालित शासन और निर्णय लेना। समावेशी डीपीआई विभिन्न स्रोतों से डेटा के संग्रह और विश्लेषण की सुविधा देती है। देखिए, कहा जाता है कोई भी पॉलिसी तब ज़्यादा अच्छी बनती है जब आप विभिन्न आयामों से उस पॉलिसी के बारे में समझें, उनका विश्लेषण करें, तब एक तटस्थ और एक मजबूत पॉलिसी का निर्माण होता है। अगर डीपीआई इस तरीके से लागू होता है तो हम एक सशक्त पॉलिसी का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? कि जब कई सारे स्रोतों से डेटा का संग्रह करें, फिर उनका विश्लेषण होगा, जब विश्लेषण होगा, जब उसका एनालिसिस होगा, तो एक बढ़िया जो है नीति हमारे सामने आएगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए, कहीं ना कहीं जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जरूरी है कि कृषि में भी इस तरह के इंफ्रा को बढ़ावा दिया जाए। तो कह रहे हैं समावेशी डीपीआई किसानों को मौसम के आधार पर, हमारी अभी भी कृषि पूरी इंद्र के हाथ में है ना, इंद्र भगवान के हाथ में, तो मौसम, बाजार की कीमतें, जिसकी वजह से बिचौलिए आ जाते हैं, बाजार कीमतें, कृषि सर्वोत्तम प्रथाओं पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। और इससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसान को पहले ही पता चल जाए बाजार का भाव, तो वो योग्य भाव में बेचेगा, और किसान का पैसा बढ़ना मतलब अन्नदाता के पास पैसा बढ़ना। दूसरी, अगर मौसम संबंधी जानकारी हमें मिल जाए तो फिर हमें किस हिसाब से निवेश करना वो भी हमें पता चल जाएगा। मतलब अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो आप देखेंगे कृषि की मेजर जो चुनौतियां हैं, मेजर जो समस्याएं हैं, उसका समाधान हो सकता है। इसीलिए देखें तो भारत के लिए डीपीआई के बहुत सारे आयाम हैं। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, डिजिटल पब्लिक गुड क्या होता है, इंडिया स्टेक क्या होता है, इंडिया के लिए किस किस तरीके से लाभकारी हैं। आप भी कुछ उपाय सोच पा रहे होंगे कि अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इससे इंडिया को और भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से और कौन कौन से लाभ इसके थ्रू भारत जो है उठा सकता है। इसके बाद आगे देखें, भाई ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या कुछ चुनौतियां भी हैं क्या? जी, चुनौतियां भी हैं। जरा चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि डीपीआई क्या हमारे लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर सकता, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो क्या क्या है, किस तरह की चुनौती ला सकता है। देखिएगा, पहला है बुनियादी ढांचे तक पहुंच का अभाव। आप सोचिए, हमारे इंडिया में वो तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कि अगर मान लीजिए 10% लोगों के पास भी मोबाइल फ़ोन है, तो पूरे विश्व की जनगणना की तुलना करें तो बहुत सारे लोगों के पास मतलब फ़ोन होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम भारत में रहें तो आज भी आप देखिए डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं है, हर किसी के पास डिजिटल साक्षरता नहीं है। ठीक है। तो कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त या कोई पहुंच नहीं है। अब इंटरनेट की पहुंच हो तो हो, बिजली की ही पहुंच नहीं है, है ना। आप इंटरनेट को रन कहाँ से करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ही पहुंच नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन नहीं है,
तो आपको किसी भी अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए तो बेसिक चीज़ें चाहिए ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की बात, हमें उन हार्डवेयर की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू हम डीपीआई को रन कर सके। वो हार्डवेयर ही आपके स्मार्टफोन और आपके कहीं ना कहीं कंप्यूटर वगैरह हैं, वो लाना। और उसके बाद इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना। और सेवा प्रदान करना ही लक्ष्य नहीं है, सेवा को सतत बनाए रखना ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऐसा ना हो कि एक बार सेवा दे दिए और फिर गायब है, ठीक है, तो ये दिक्कत। दूसरा देखिए डिजिटल डिवाइड। भारत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक डिजिटल विभाजन का सामना कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो आमतौर पर डिजिटल बुनियादी ढांचा और सेवा तक बेहतर पहुंच होती है। जैसे दिल्ली जैसे जगह में तो फ्री वाईफाई अवेलेबल है। लेकिन अगर हम यही चीज़ इमेजिन करें यूपी के किसी किसी गांव में, तो शायद इतना ज़्यादा अवेयरनेस वहाँ पे नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की ही कमी होती है। तकनीकी असमानता का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो दीज आर सम थिंग्स जिसकी वजह से अभी आप देखिए तो इंडिया के सामने चुनौती बहुत ज़्यादा है। इसमें भी अगर आप बात करें तो जैसे महिलाएं हैं, घर की महिलाएं, उनको पता ही नहीं है कि जो है फ़ोन वगैरह को कैसे ऑपरेट करना है। आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो शायद व्हाट्सएप पे एसएमएस भेजने के अलावा भी उनको नहीं पता। लोग जब पता नहीं है तो उनको लेके मतलब ये सारे पेमेंट सारी चीज़ों को लेके आप देखिए उनके मन में डर बना रहता है। अरे पैसे चले ना जाएं, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे वैसा ना हो जाए। आप देखते होंगे कि जैसे आपकी दादी नानी होंगी तो कितनी ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, मतलब इतनी सी बात पे कि अगर सपोज करिए उनका फ़ोन किसी को लग नहीं रहा है या कोई ऐप की प्लेसमेंट भी बदल जाती है ना तो लोग डर जाते हैं। ऐसे ऐसे समाज में आप सोचिए डिजिटल डिवाइड इतना ज़्यादा है, वहाँ पर डीपीआई किस तरह से अपना काम कर पाएगी। और देखें तो बात करते हैं सामर्थ्य की। भले ही डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो, इंटरनेट एक्सेस डिजिटल उपकरणों की लागत कई व्यक्तियों परिवारों के लिए निषेधात्मक हो सकती है, खासकर कम आय समुदायों में। भाई सबसे पहले अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं अपनी बेसिक नीड पूरा करूंगी, रोटी कपड़ा मकान। जब उससे पैसे बचेंगे तब जाके मैं कुछ और आगे बढ़ूंगी। अभी भी आप देखो तो जो भी डिजिटल चीज़ें हैं वो अभी भी बहुत कॉस्टली हैं, राइट। तो जब चीज़ें इतनी कॉस्टली हैं तो जो एक मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय से नीचे का परिवार है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं उनके साथ पेश बिठाना, ऐसे बदलावों को अडॉप्ट करना और उन बदलावों के आधार पर अपना काम कर पाना इन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। फिर देखिए भाषा और सामग्री बाधाएं। कई बार आप देखिए जो बेसिकली डिजिटल इंडिया है या डिजिटल चीज़ें हैं वो अंग्रेजी भाषा में है। तो जो गैर अंग्रेजी बोलने वाले या उन लोगों को जो जिनकी प्रमुख भाषा भारत की कोई और भाषा है उनके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। जो लोकल लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट्स हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है जहाँ पे चैलेंज बहुत ज़्यादा हो। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको डीपीआई को बढ़ावा देना है तो कोशिश होनी चाहिए इस तरह की तकनीकी, इस तरह के डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा देना जो लोकल चीज़ों को भी बढ़ावा दे, लोकल भाषाओं को बढ़ावा दे, राइट। मतलब टेक्नोलॉजी तो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए एक्सेसिबल और सबके लिए अफोर्डेबल हो। इस तरह का होना चाहिए कि मतलब एक गाँव का व्यक्ति फ़ोन से बोले फ़ोन खुल जाए और फ़ोन से वो बोले कि जो है मंडी का भाव बताओ और फ़ोन बता दे, और वो भी वो अपनी भाषा में बोले, उसको लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं हो। फिर देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है गोपनीयता, ठीक है। अभी तक हमारे पास कोई बहुत पुख्ता कानून नहीं है जो हमारी प्राइवेसी को इंश्योर कर सके, राइट। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेट पे जा सकती हैं जो मैं नहीं चाहती कि और लोगों तक पहुँचे। तो वो चीज़ें गोपनीय कैसे रहेंगी, उसको सुरक्षा कैसे मिलेगी, एक बड़ा चैलेंज। गोपनीयता के उल्लंघन और डेटा सुरक्षा के मुद्दों का डर व्यक्तियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने से रोक सकता है, ठीक है। तो कई बार जो ये डर होता है ना, आप देखते होंगे कई बार जैसे ऐसा होता है कि आप कोई शॉपिंग करिए और पैसे कट जाते हैं, और जो आपका मतलब जिनको आपको पैसा देना है बोलते हैं उनका मनी नहीं रिसीव हुआ। तो उस समय ऐसा लगता है कि यार बेकार में ही यूज़ कर लिया, कैश ऑन डिलीवरी कर लेते, ऐसा कर लेते। मतलब कहीं ना कहीं आज भी हम एप्रीहेंसिव हैं, राइट, और ना हमारे पास अभी उस योग्य तकनीकी ही है। फिर देखिए भौगोलिक विषमता। शहरी क्षेत्र में अक्सर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों की तुलना में डिजिटल बुनियादी ढांचाओं तक सेवा बेहतर है, जिससे डिजिटल समावेशन में असमानताएं होती हैं जो विकसित हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली वगैरह में तो फ्री वाईफाई है,
बहुत सारी चीज़ें वो डिजिटल फॉर्मेट में आई हुई हैं, आपको कंप्लेन भी लिखानी है, एफआईआर भी करनी है, तो देन यू कैन गो सिंपली एंड डू दीज थिंग्स इन अ ऑनलाइन मोड, राइट। गाँव में भी इस तरह का इंफ्रा नहीं है। अगर आपको लेट से दिल्ली में बैठे बैठे किसी एप्लीकेशन को अप्लाई करना, आप घर से कर सकते हो, उस हिसाब का इंटरनेट आता है। लेकिन गाँव में लगातार वो बफरिंग लोगों को लगता है कि अरे यार, इससे अच्छा तो हम पोस्ट कर दें, हाथ से लिख दें, राइट। तो जो ये भौगोलिक विषमता है, ये भी एक बड़ा चैलेंज प्रस्तुत कर रही है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे जो है किस तरीके से सरकार को, जनता को, या जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको बढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले नीति और विनियामक समर्थन। सरकार को सबसे पहले ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए जो डिजिटल समावेशन को एक प्राथमिकता के रूप में देखे, प्रायोरिटी दे। नियामक ढांचे को डेटा सुरक्षा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल सेवा तक गैर भेदभाव पहुंच सुनिश्चित करिए। गैर भेदभाव मतलब गांवों तक भी वही एक्सेसिबिलिटी जो शहरों तक, बड़े आदमी को भी वही एक्सेसिबिलिटी जो आपके कमजोर वर्गों तक। और इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। तो जब पीपीपी मॉडल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें होंगी, सरकार का बर्डन भी कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों में लाया जा सकता है। फिर देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करो। पहले डिजिटल इंफ्रा होगा तब तो जो है उस पर आधारित सेवाएं होंगी, तो पहले हमें चाहिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए ज़रूरी है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार करिए, सस्ती और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं सुनिश्चित कराइए। तो ये सब कराना जो है ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू प्रमोट डीपीआई। अगर आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है तो ज़रूरी है इन चीज़ों में सरकार निवेश बढ़ाए। फिर देखिए, स्थानीयकृत सामग्री और भाषा विविधता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो बहुभाषी है, ठीक है। ऐसे में सिर्फ इंग्लिश को बढ़ावा देने या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बढ़ावा देने से इस तरह की सेवाओं का लाभ हर वर्ग के लोग नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि डीपीआई को आगे बढ़ावा देने के लिए और आगे और अच्छा उन्नति करने के लिए ज़रूरी है कि बहुभाषा क्षेत्रों को इससे जुड़े, मतलब विविध भाषाई समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी डिजिटल सामग्री को बढ़ावा देना का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है कि एक तो वो अफोर्डेबल हो, सस्ती हो, और दूसरी ये जरूरी है कि एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल हो मतलब कि कोई भी अपनी भाषा में अपने तरीके से तकनीकी का हेल्प ले ले, ना कि तकनीकी की तरफ से, तकनीकी की आधार पर अपना जो है रास्ता तय करे, राइट। तकनीकी ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए, ह्यूमन टेक फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए, लक्षित उपयोग के मामले और सेवाएं। लक्षित उपयोग के मामले और सेवाओं की पहचान करना, विकसित करना और वंचित समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हैं। डिजिटल अपनाने को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल समाधान, कृषि सलाह, डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म, ग्रामीण आबादी, मतलब इन सब लोगों को आपको डिजिटल के एम्बिट में लाना होगा, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है। तो हमने क्या क्या देखा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इसके पहले हमने समझा डिजिटल पब्लिक गुड क्या होता है, राइट। तो हमने देखा डिजिटल पब्लिक गुड क्या है, फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फिर हमने देखा इसको इंडिया स्टेक कहते हैं, तो इंडिया स्टेक दरअसल क्यों कहते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि इसको लेके भारत के लिए इंपॉर्टेंट तत्व क्या क्या है, क्या इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां भी हमने समझी और ये भी समझा कि आगे की राह दरअसल क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो मेन सूचनाएं थी वो। इसके अलावा भी इससे यूपीआई ने भी सवाल जो है ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी के प्री में से सवाल आ चुका है। अब अगले बार आपसे मिलना होगा अगले रूबरू में किसी विशेष श्रृंखला के साथ, किसी विशेष एपिसोड के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने कितना समझा। मेरे को ये भी जरूर बताइएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जितनी भी चुनौतियों का आपने अभी डिस्कशन किया, उन चुनौतियों से बचने के लिए और क्या क्या संभावित उपाय हो सकते हैं, इन चुनौतियों से और कैसे निपटा जा सकता है, बेहतर परिणाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मेरे को कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से, एक युवा के हिसाब से डीपीआई को और ज़्यादा बढ़ावा किन तरीकों से, किस तरीके से दिया जा सकता है, राइट। अगले रूबरू में फिर आपसे मिलना होगा
किसी विशेष श्रृंखला के साथ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप रूबरू में किन एपिसोड्स को या किन टॉपिक्स पे चर्चा करना चाहते हैं, जिसपे हम और आप आपस में रूबरू हो सके, आपस में बातचीत कर सकें। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगले संडे फिर से आपसे मिलना होगा एक नए रूबरू के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।